मेरे प्यारे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हमने इसी चैप्टर के 2 और वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये आज का जो है चैप्टर नंबर 3 का तीसरा क्लास है। तो इस तीसरे क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। हम इस चैप्टर में जो है भोजन जो हम खाते हैं उनका हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। जैसे आपने देखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आप क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। जैसे कि आप क्या खाते हैं, आप जो है टमाटर हो गया, खीरा, पनीर, चना, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, या फिर आप राइस हो गया, पल्सेस हो गया यानी कि चावल, दाल, इन सभी का हम क्या है भोजन को ग्रहण करते हैं। ये सारे हमारे खाद्य पदार्थ हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी खाद्य पदार्थों को हमें परीक्षण करके देखना है कि इसमें किस प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं फिर। मंड यानी कि स्टार्च होता है। मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ये तुरंत ऊर्जा देने वाला क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है ना, चलिए फिर इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट हो गया। मंड जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, वसा हो गया, प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है। हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थों को लेना है और उसमें क्या करना है, उसका परीक्षण करना है कि उसमें मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है क्या, कि उस खाद्य पदार्थ में वसा प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन की उपस्थिति। इन सभी का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। देखो, कुछ खाद्य सामग्रियों का तो पता हम घर बैठे बैठे ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें परीक्षण करना है कि उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं, इसका जानना है, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि प्रयोगशाला में भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का परीक्षण करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। आइए जाने कि हम कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि मंड यानी कि इसको स्टार्च बोलते हैं, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ खाद्य पदार्थ लेने होंगे और उन खाद्य पदार्थों में हमें स्टार्च यानी कि मंड, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो चलिए एक एक करके सबको अच्छे से देख लेते हैं, उसकी पता लगाते हैं, परीक्षण करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है मंड, स्टार्च के लिए परीक्षण। अगर हमें क्या है, स्टार्च का परीक्षण करना है अपने घर में, अगर हम स्टार्च का परीक्षण करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.5। आइए जांच करें। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले तो हमें जांच करने से पहले क्या करेंगे, कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ, जैसे अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, आलू का टुकड़ा लेना है, एक आलू लो और उसको पीसेस में काट के रख लो, खीरा, ब्रेड या रोटी, उबले चावल, उबले हुए चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल, इन सभी खाद्य पदार्थों को हमें क्या है, इकट्ठा करना है सबसे पहले। अब आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। हमने तो अभी आपको इन सारे खाद्य पदार्थों का आपको सूची दिखा दिया कि हाँ आलू हो सकता है, खीरा हो सकता है, ब्रेड। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कुछ और खाद्य पदार्थ हों, उनका आप परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप उन खाद्य पदार्थों को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, 2 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर क्या है, 2 विद्यार्थी हैं। चलिए एक का नाम हमने रख दिया है बंटी, ये है बंटी, और ये क्या है, इसका नाम जो है वो हम रख देते हैं शालू। तो सालू और बंटी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, परीक्षण करने के लिए मंड यानी कि स्टार्च का परीक्षण करने के लिए इसने जो है यहाँ पर आलू रखा हुआ था। तो आलू को जो है नाइफ यानी कि चाकू की सहायता से इसको 2 भाग में काट दिया। अब उस आलू में इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बॉटल में, ये क्या है, आयोडीन। देखो इसमें आयोडीन लिखा हुआ है, तो ये आयोडीन की बॉटल है जिसमें ये क्या, और यहाँ पर लड़की ने जो है, सालू ने क्या है, ड्रॉपर रखा हुआ है। तो ड्रॉपर की सहायता से इस बॉटल से आयोडीन के 2 से 4 बूंद आयोडीन को लेकर वो क्या करती हैं, उस आलू में वो डाल रही है। क्या कर रही है, आलू में डाल रही है। तो आपने देखा कि जैसे ही वो आलू में क्या करती है, 2 से 4 बूंद
किसको डालती है वो? आयोडीन को डालती है। तो जैसे ही 2 से 4 बूंद आयोडीन को डालती है आलू में, वैसे ही आलू का जो रंग है वो नीला और काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला और काले रंग का हो जाता है। तो इससे क्या पता चल जाता है? अगर इसमें किसी भी खाद्य सामग्री में अगर हम आयोडीन को डालते हैं, आयोडीन का 2 से 3 बूंद डालते हैं और उसका जो खाद्य पदार्थ का जो रंग है वो नीला और काला हो जाता है। क्या होगा? नीला और काला। अगर नीला और काला हो गया इसका मतलब ये है कि उसमें मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति है। समझ गए ना? तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जैसे कि यहाँ पर आलू को एक प्लेट में रखा है, वैसे आप भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, उन सभी को एक एक प्लेट में रखना है। इसकी जगह हम यहाँ पर चावल, उबले हुए चावल भी ले सकते हैं और उबले हुए चने हो गया, या फिर ब्रेड, रोटी, इन सबको ऐसे लाइन से रख देंगे और सभी में 2-2 ड्रॉप करके ऐसे हम इस आयोडीन को डालते जाएंगे। और जिस भी खाद्य पदार्थ में इसका जो रंग है वो नीला और काला पड़ गया, क्या होगा? जिस भी खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया? नीला काला हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इस प्रकार का रंग दिखाई देता है खाद्य पदार्थ में आयोडीन को डालने के बाद, तो आप समझ जाइए कि उसमें मंड की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? मंड की उपस्थिति है। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डाले। वही अभी मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 बूंद आपको क्या है? आयोडीन को डालना है। आयोडीन का जो विलयन है उसको डालना है। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखें कि क्या खाद्य पदार्थ में रंग में कोई भी परिवर्तन आया, तो आपको पता लगाना है। जैसे ही डालोगे खाद्य पदार्थ में रंग तुरंत अगर नीला या काला हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि नीला काला रंग क्या दर्शाता है? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है? मंड की उपस्थिति को ये दर्शा रहा है। तो आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेना है। जैसे आपने आलू लिया, रोटी, ब्रेड, उबले हुए चने, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के और सामग्री ले सकते हैं। अब इन सभी को छोटे छोटे पीसेस में काटना है, टुकड़ों में काट लो और ये ऐसे लाइन से प्लेट रख दो। क्या करना है? आपको लाइन से अलग अलग ऐसे प्लेटें रखनी है और उन सभी प्लेटों में क्या करोगे? उन खाद्य सामग्रियों को ऐसे रखते जाइए। अब क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है? फिर 2-2 बूंद, जैसे यहाँ पे डाला तो 2 बूंद, ऐसे इसी तरह से आपको क्या है? 2-2 बूंद, 2 से 3-3 बूंद सभी खाद्य पदार्थ में क्या डालना है? आयोडीन डालना है। क्या डालना है? आयोडीन डालना है। जैसे ही आपने आयोडीन को डाला, फिर आप तुरंत देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग किस तरह से हो जा रहा है? उसका रंग जो है नीला काला ऐसे पड़ जाता है। तुरंत खाद्य पदार्थों का रंग कैसे हो गया? नीला और काला हो गया। जो आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नीला और काला। तो नीला और काला रंग ये बताता है कि इसमें, इस खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? मंड की उपस्थिति है। समझ गए? ये सिंपल सा तरीका है। आप चाहें तो इसको अपने घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में आपको क्या है, प्रयोगशाला वाले जहाँ पे भी सामान मिलते हैं, आपको सिंपल सा आयोडीन का एक बॉटल लाना है, उससे आप इन परीक्षणों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम वसा के लिए परीक्षण, ये बहुत ही आसान है। वसा का परीक्षण तो आप अपने घर बैठे बैठे अभी तुरंत ही कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का हमने क्या किया था? पता लगा लिया। मंड की उपस्थिति का हमने तो पता लगा लिया। अब आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं ही छोटी सी मात्रा ले। अब उसी की आपको क्या है? छोटी सी मात्रा लेना है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। जैसे कि अब हमें क्या करना है, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर ऐसे हमने कागज रख दिया, ये से 2 कागज रखा है। अब कागज में हमें क्या करना है? खाद्य पदार्थों को लेना है। जिस भी खाद्य पदार्थ को आप ले रहे हो, जैसे आप चना ले रहे हो तो चने को ले रहे हो तो उसका खाद्य पदार्थ को आपको रखना है। ठीक है ना? फिर क्या बोला गया है, चलिए देख लेते हैं आगे। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटे और उसे दबाएं। अब जैसे खाद्य पदार्थ है, हमने यहाँ पर खाद्य पदार्थ को रख दिया, ये है हमारा खाद्य पदार्थ। ठीक है ना? यानी कि जैसे चना हो गया, हमने चना को ऐसे रख दिया। अब इस चना को हमने रख दिया। अब खाद्य पदार्थ को क्या करना है? कागज को लपेटे। अब कागज को क्या करना है? हमें इस कागज को हमें ऐसे फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है, यानी कि लपेट देना है। चलो ऐसे हमने इसको लपेट दिया। अब इधर से हम क्या करेंगे? इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे जोर से। जब दबाएंगे इस चने के, ये पीसे हुए चने रहेंगे, ठीक है ना? ये तो अभी हमने ऐसे डाले हैं, हाँ पीसे हुए चने रहेंगे। तो इसको जोर से जब हम दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो कागज़ है, यहाँ पे जो कागज़ दिख रहे हैं, ये क्या होगा? तेल हो जाएगा। इसमें जो है तेल दिखने लगेगा। कागज़ क्या हो जाएगा?
तेल तेल टाइप का दिखने लगेगा, आपको तैलीय पदार्थ का धब्बा बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दे, अगर पानी है तो कागज को सूखने दे देते हैं। फिर क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है? हाँ बिल्कुल। क्या होता है, जैसे आप मूंगफली को पीसिए, फिर उसके बाद पाउडर बना लिया, तो मूंगफली के पाउडर को एक कागज पे रख दीजिए और उस कागज को ऐसे फोल्ड करो और उसको दबाओ। जब दबाओगे तो आप देखोगे कि उसमें तैलीय धब्बा बनने लगेगा। अब ये तेल का धब्बा क्यों हो जाता है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन की उपस्थिति है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। क्या करेगा? तेल अगर उस चने या मूंगफली में जब हम दबाते हैं, उसको कागज में ऐसे जोर से दबाते हैं, तब आप देखेंगे कि कागज के जो टुकड़े हैं उसमें अगर तेल का धब्बा छोड़ देता है तो क्या होगा? अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। अब हमें क्या करना है, जहाँ धूप होगी, सूर्य के प्रकाश के सामने उसको लेके जाना है। आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। फिर आप उस कागज को सामने रखिए और उसके आर पार देखने की कोशिश करिए, तो आपको क्या है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों? चलिए देख लेते हैं। कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। कागज पर जो तेल का जो धब्बा दिखाई दे रहा है वो किसकी उपस्थिति का पता लगा रहा है? वो जो है वसा की उपस्थिति का पता लगा रहा है। किसकी उपस्थिति? वसा की उपस्थिति का पता लगा रहा है। ठीक है ना। इनमें से किन खाद्य पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में अब अंकित करें। अब नीचे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में बताया गया है ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और इन सभी के साथ एक एक करके आपको यही एक्सपेरिमेंट करते जाना है, यही प्रयोग दोबारा दोहराते जाएंगे। फिर जिस भी खाद्य पदार्थ में कागज में तेल छोड़ने लगेगा, तेल का धब्बा दिखाई देने लगे, आप समझ जाइए उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। ये तो आप अपने घर में अभी तुरंत कर सकते हैं। आपको मूंगफली को थोड़ा सा पीस लेना है और जो पिसा हुआ मूंगफली है उसको एक कागज़ पे लें, कागज़ को मोड़ लें और उसको जोर से दबाएं, तो आप देखेंगे जो हमारा कागज़ है उसमें तेल का धब्बा दिखाई देगा। फिर उसको रोशनी में लेके जाइए और उसके आर पार देखने की कोशिश करिए। जब आप आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। तो यही क्या होता है, जो तेल का धब्बा है या मक्खन है, किसकी उपस्थिति को पता लगाता है? ये जो है वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब हमें क्या करना है? प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है। तो क्रियाकलाप 3.7 को देख लेते हैं। आइए जांच करें। अब प्रोटीन के परीक्षण को कैसे पता लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि प्रोटीन का जो परीक्षण होता है ना, उसमें कुछ रसायन का, जो कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और वो केमिकल क्या हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों को उसको क्या है, वो प्रयोग नहीं करना है। आप तभी ये प्रयोग करेंगे जब आपके पास में कोई शिक्षक हो और शिक्षक आपको निर्देश दे रहा हो। ठीक है ना। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को ले ले, फिर उन्हीं खाद्य पदार्थों को हम दोबारा ले लेते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो सरल और मूसल का उपयोग करके उसे पेस्ट या चूर्ण बना ले। जैसे अगर हम देखें चना, जो हमने चने लिए थे उसको क्योंकि चने के दाने होते हैं ऐसे गोल गोल, चने के क्या है, ऐसे गोल गोल दाने होते हैं। अब इसको हम मूसल में क्या करेंगे, पीसेंगे। अब जब मूसल में पीसेंगे तो ऐसे छोटे 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 क्या है, पाउडर बन जाएंगे। अब ये छोटे छोटे पाउडर की तरह बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जब ये छोटे छोटे पाउडर की तरह बन गया तो हम ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब होंगे, इस तरह से टेस्ट ट्यूब होंगे, तो इसको डालेंगे। थोड़ा सा ये पाउडर को हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसमें 10 बूंद क्या करेंगे, 10 बूंद, चलो आपको नीले कलर का दिखा देती हूँ, पानी। हाँ, ये 10 बूंद ऐसे छोटे छोटे हम क्या करेंगे, इसमें पानी के बूंदे मिलाएंगे। ठीक है, ताकि ये पेस्ट बन जाए अच्छे से। अब ये पेस्ट बन गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें 2 चीज़ें मिलानी हैं। कौन कौन से चीज़ मिलाएंगे? पहला तो क्या होगा, हमें इसमें क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट मिलाना है। क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट की 2 से 3 बूंदें यहाँ पर डालनी है और साथ ही साथ हमें कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH बोलते हैं, इन दोनों केमिकल्स को हमें 2-2 बूंद इसमें डालते जाना है। ड्रॉपर की सहायता से इन दोनों रसायनों को हमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो जैसे ही इसमें डालेंगे खाद्य पदार्थ में, और इस खाद्य पदार्थ का जो रंग है अगर वो बैंगनी रंग का हो जाता है, कौन से रंग का, बैंगनी रंग का, अगर वो खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है ना।
अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में समझा दिया। चलिए आपको आपकी बुक में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी लिखी हुई हैं, सावधानियों को देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सावधानियाँ क्या है? ये रसायन हानिकारक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपको रसायन दिख रहे हैं कॉपर सल्फेट और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हानिकारक रसायन हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आप अगर प्रयोगशाला में जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो किसी भी सामग्री को वहाँ पर ऐसे नहीं छूना है जब तक कि आपको आपके जो टीचर्स हैं वो सलाह ना दे, ठीक है ना। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो ले। अगर आपने कुछ केमिकल्स को लिया, कुछ रसायन को लिया और वो गलती से भी आपके हाथ पैर में कहीं पर भी अगर गिर जाता है तो तुरंत आपको क्या करना है, पानी से उसको धो लेना है। इनमें से कोई भी रसायन आपके मुंह में न डालें और ना ही इनको सूंघने का प्रयास करें। इन सभी रसायनों को आप कभी भी मुंह में डालने की प्रयास ना करें और साथ ही साथ इसको कभी भी सूंघना नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा है, चलो स्मेल करके देख लीजिए, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये एक शिक्षिका है, विज्ञान की शिक्षिका है। इनका नाम चलो हम क्या रख देते हैं, सुलेखा। ये क्या है, एक सुलेखा नामक टीचर हैं और यहाँ पर दो विद्यार्थी हैं, एक ये हैं सालू और ये है बंटी। तो सालू और बंटी और उनकी शिक्षिका यहाँ पर क्या है, विज्ञान की प्रयोगशाला लैब में वो लोग गए हैं। अब वो उन्होंने क्या किया कि हाँ भिन्न भिन्न प्रकार के आपके पास बहुत सारे खाद्य सामग्री थे जो ऊपर में हमने लिस्ट देखा था। तो हमने चना ले लिया, हमने आलू ले लिया, ब्रेड ले लिया, रोटी, इन सभी को पेस्ट बनाना है। इसको छोटे छोटे एकदम टुकड़े में करना है, अच्छे से पेस्ट बना देना है। और उसके बाद प्रत्येक परख नली में, बहुत सारे परख नली होंगे तो प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। क्या करेंगे, जैसे ये शिक्षिका है, इन्होंने परख नली में ये क्या है, पहले खाद्य पदार्थ को डाल दिया। अभी ये क्या कर रही हैं, 2 से 3 चम्मच सबसे पहले हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसको क्या करेंगे, ये जो खाद्य पदार्थ दिख रहा है इसका हम पेस्ट बना लेंगे। जब ये खाद्य पदार्थ को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉपर का उपयोग करके, ये जो है ड्रॉपर है, ठीक है ना, तो ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालें। अब यहाँ पर आपको दिख रही है, देखो कॉपर सल्फेट, ये नीला वाला दिख रहा है ना, तो इस कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें आपको कहाँ डालनी है, 2 बूंदें इस ड्रॉपर में लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से आपको ये टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब एक और ड्रॉपर लेंगे और फिर दूसरा ड्रॉपर लेंगे और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा के विलयन की 10 बूंदें डालनी है। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद ली है, इसकी 2 बूंद, और ये जो कास्टिक सोडा दिख रहा है इसकी 10 बूंदें हमने क्या है इस टेस्ट ट्यूब में डाला। जब इसको डालने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ देर तक हम इसको मिक्स करते हैं, यानी कि हिलाएंगे। अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। तब हिलाएंगे, फिर कुछ देर तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तब आप देखेंगे कि ये जो आपको अभी पीले रंग का दिख रहा है खाद्य पदार्थ, ये कौन से रंग में बदल जाएगा, ये बैंगनी कलर में, यानी कि वॉयलेट कलर में ये बदल जाएगा। तब अगर वॉयलेट कलर में बदल जाता है, अगर इसका रंग बैंगनी हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है प्रोटीन उपस्थित है। तो आपने चने का परीक्षण किया या फिर पनीर का परीक्षण किया तो इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है, इसीलिए इनका जो रंग होता है वो बैंगनी कलर में बदल जाता है। समझ गए ना। चलिए देखो, ये ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आपने क्या देखा, अब ये जो परीक्षण किया है आपने उसमें क्या देखा, क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए, तो हाँ बिल्कुल, कुछ परख नलियों के जो पदार्थ हैं वो बैंगनी रंग के हो गए। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसीलिए मैंने इसको पीले कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, ये आपकी परीक्षा में आएगा। तो बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है उस खाद्य पदार्थ में, ठीक है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अभी लिखना है। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अब हम तालिका से तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व की उपस्थिति दर्शाते हैं। अब देखो, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे हमने चना ले लिया, तो चने ऐसे भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिनमें आपको क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति का भी पता चल सकता है, उसमें वसा भी उपस्थित हो सकता है। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है।
आपने मूंगफली में प्रोटीन का भी टेस्ट किया और वसा का भी परीक्षण किया। आपने दोनों का परीक्षण किया, तब आपने ये देखा कि मूंगफली एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन भी होता है, वसा भी उपस्थित होती है। तो ऐसे एक ही खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों प्रकार के जो है पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खाद्य पदार्थ है तो उसमें एक ही चीज़ पाया जाएगा, या तो प्रोटीन होगा या वसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक खाद्य पदार्थ में तीनों चीज़ें पोषक तत्व हो सकते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों एक साथ उपस्थित हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना। हम जो आहार खाते हैं उनमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? चलिए पता लगाते हैं कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें हम किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते, बस हम उसको खाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाइए और प्रयास करें जो स्टार्च यानी कि मंड, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। चलिए आप बताइए कि आप अपने घरों में ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है। तो ये आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देंगे। ठीक है ना, ये आप इम्पॉर्टेंट है और ये याद भी रखिएगा। और अगर आपको पता है कि आप अपने घरों में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और उसमें वसा, प्रोटीन और अगर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। क्या दी हुई है? एक तालिका। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना है। अब हमने क्या किया, जितने भी प्रकार के यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ देखने को मिल रहे हैं उन सभी का हमने क्या किया है, परीक्षण किया है। ठीक है ना। यहाँ पे खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। यहाँ पे खाद्य पदार्थ का हमने नाम लिख दिया। मंड यानी कि अगर यहाँ पे स्टार्च की उपस्थिति है तो उसका कॉलम बनाए, वसा की उपस्थिति का ये कॉलम है, प्रोटीन का परीक्षण है तो यहाँ पर है मंड की उपस्थिति का ये, फिर वसा की उपस्थिति और प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, ये सारे कॉलम आपको देखने को मिल रहे हैं एक एक करके। चलिए इसको देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आलू। आलू का कलर क्या होता है? आलू जो है आयोडीन परीक्षण से पहले जब हमने आलू को कट किया है और उसमें कुछ भी नहीं डाला है, आयोडीन नहीं डाला है, तब उसका कलर कैसा होता है? पीले रंग का होता है। अब जैसे ही उस आलू जो कटा हुआ आलू है उसमें हमने आयोडीन के 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए तो आयोडीन परीक्षण के बाद उसका रंग कैसा हो गया? नीला काला हो गया। तो अनुमान, अब क्या इस आलू में वसा उपस्थित होता है? तो नहीं, आलू में वसा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना। क्या इसमें प्रोटीन होता है आलू में? तो आलू में भी प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए आलू का कलर जो है वो काटने पे पीला दिख रहा था और प्रोटीन परीक्षण के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, पीला का पीला ही रहा। ठीक। फिर मंड की उपस्थिति है या नहीं? हाँ, तो बिल्कुल मंड की उपस्थिति है, इसीलिए आपको यहाँ पर हाँ डालना है। फिर वसा की उपस्थिति तो अभी देखा आपने कि वसा नहीं था आलू में तो नहीं डालना है। यहाँ पर प्रोटीन भी नहीं था तो प्रोटीन के लिए भी नहीं है तो आपको यहाँ नहीं डालना है। ठीक है। इसी तरीके से चलिए यहाँ पे खीरा। खीरा आप सभी ने देखा है, खीरा आप अपने घरों में खाते भी हैं। तो खीरा हरे रंग का होता है, सभी को पता है। आयोडीन के परीक्षण के बाद भी नो चेंजेस। नो चेंजेस का मतलब आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कोई भी बदलाव नहीं है। जो है आयोडीन डालने के बाद भी खीरा हरे का हरे रहता है, हरे रंग का ही रहता है। ठीक है ना। अनुमान में हाँ या नहीं? तो वसा उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसमें नहीं नहीं लिखा हुआ है। प्रोटीन में टेस्ट कर लेते हैं तो खीरा का कलर तो हरा होता है। अब प्रोटीन परीक्षण के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, यानी कि हरे का हरा ही रहता है। तो मंड की उपस्थिति नहीं है, वसा भी उपस्थित नहीं है, प्रोटीन भी उपस्थित नहीं है। तो आपने ये देखा कि खीरा एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ अभी हमने देखा है कि इसमें किसी भी प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, ना तो इसमें मंड है, ना तो वसा है, ना ही प्रोटीन है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। उबले चावल में देखेंगे तो चावल तो आपको सफ़ेद रंग के दिखते हैं, उसमें आयोडीन डालेंगे 2 से 3 बूंद तो आपको नीला और काला देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं वसा। तो वसा का परीक्षण डालेंगे तो नहीं है, वसा नहीं होती है चावल में, इसलिए नहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर चावल आपको पता है प्रोटीन का परीक्षण करें तो चावल का रंग सफ़ेद होता है। जैसे उसमें हमने प्रोटीन का परीक्षण किया उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सफ़ेद का सफ़ेद रहा। फिर मंड की उपस्थिति को, हाँ बिल्कुल मंड की उपस्थिति होती है, लेकिन वसा और प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है। इस कॉलम को आप ध्यानपूर्वक आप पूरा पढ़ लीजिएगा, एक एक करके मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और ये आप अपने किताब में, आपकी जो बुक है उसमें इसको भर लेना। ये पूरी कॉलम वहाँ पे खाली दी हुई है, तो मैंने आप सभी के लिए इसको भर दिया है ताकि आप इसको आसानी से अपने बुक में नोट कर लें। ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।
अब इस टेबल को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सभी व्यक्ति का पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो समान नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, उसके खाने पीने की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं वो बहुत ही कम होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा और एक बड़े व्यक्ति में अगर हम तुलना करते हैं, तो जो छोटा बालक होता है ना, वो क्या करता है, एक रोटी ही खा सकता है, उसकी 1 से 2 रोटी खाने की क्षमता होती है। लेकिन वही एक व्यक्ति की बात करते हैं जो बड़ा होता है, काफ़ी उम्रदाज होता है, तो आपने देखा है कि वो जो व्यक्ति है वो कम से कम 4 से 5 रोटी खाने की उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो इन दोनों व्यक्तियों में पोषण की आवश्यकता क्या समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति के जैसे व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार उनके खाने पीने का जो पोषक संबंधी आवश्यकताएं हैं वो भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक समान बिल्कुल नहीं होता है। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, उसके लिंग, शारीरिक गतिविधियां, स्वस्थ स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। हमारे जो खाने पीने की जो आवश्यकताएं होती हैं, वो हमारे जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो समान नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती है? वो इन चीज़ों के इस यहाँ पर जो दिखा है, इन सभी के कारण हमारे खाने पीने की समानताएं एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसकी खाने की जो क्षमता है वो कम होगी। लिंग के अनुसार भी अगर कोई पुरुष है या महिला है तो उसके अनुसार भी उसके खाने पीने की क्षमता कम या ज़्यादा हो सकती है। शारीरिक गतिविधियाँ, वो किस प्रकार के काम कर रहे हैं, जैसे वो बहुत ही मेहनती काम कर रहे हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, और एक व्यक्ति है जो बैठे बैठे काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो खेतों में जाकर पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनके खाने का जो पोषण है वो क्या होगा, वो ज़्यादा खाद्य सामग्रियों को ग्रहण करेगा, सेवन करेगा। और जो कुर्सी में बैठे बैठे काम कर रहा है वो उसकी तुलना में क्या है, उसका जो पोषण संबंधी आवश्यकता है वो कम होंगी। वैसे स्वास्थ्य की स्थिति, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो थोड़ा सा कम खाएगा, कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो थोड़ा ज़्यादा खाएगा। उसकी जीवन शैली पर वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का खाना खाएगा और उनकी क्या समानताएँ या भिन्नताएँ हो सकती हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप सभी संतुलित आहार का। क्रियाकलाप 3.8 को पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं, अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की थी। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 3 के पहले वीडियो में बताया था। ये अभी तीसरा वीडियो बना रही हूँ मैं, और इससे पहले क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपने देखा था जब एक हफ्ते की हमने पूरी लिस्ट बनाई थी, तो आपको पता है एक दिन में आप क्या है 3 प्रकार का भोजन करते हैं। सुबह आप नाश्ता करते हैं, दोपहर में आप लंच करते हैं, रात में आप डिनर करते हैं। तो सुबह में आप क्या खाते हैं, दोपहर में आप क्या खाते हैं, रात में आप क्या खाते हैं, और हर दिन क्या आपके खाने पीने की सामग्री सेम होती है। इन सभी चीज़ों पर हमने जो है पूरी लिस्ट तैयार की हुई थी, और वहाँ पे ऊपर पे पिछले क्लासेस में हमने आपको ये पढ़ा भी दिया है, तो आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व और अन्य आवश्यक घटक शामिल हैं या नहीं। अब हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है, या फिर हम ऐसे ही खाना खा रहे हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं है, बस हमें पसंद है तो हम खाते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का भी हमें क्या है, पता लगाना होगा। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इनमें से शामिल करने की आवश्यकता है। अब हमें यह भी पता लगाना है कि हम जो खाना खा रहे हैं उनमें किस प्रकार का पोषक तत्व है, और हमें कितनी मात्रा में उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये संतुलित आहार क्या है, ये परीक्षा में हर बार आता है, तो इस बार भी आने की बहुत संभावना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संतुलित आहार क्या है, तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसा आहार
जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास की आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे रुक्षांश हो गया और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब पोषक तत्व आपको पता है 5 प्रकार के वैसे तो पोषक तत्व हो सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ दोबारा से, ठीक है ना। जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व मेन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा क्या होता है? प्रोटीन हो गया। तीसरा क्या होता है? वसा हो गया। फिर मैंने आपको विटामिन के बारे में भी बताया था, विटामिन, ठीक है ना। चलो इसको अच्छे से लिखें, विटामिन हो गया। विटामिन के साथ साथ हमने और क्या बताया था? खनिज। तो ये हो गए 5 आपके, ये हो गया 1 2 3 4 और 1 5। और इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो महत्वपूर्ण हैं वो होती हैं हमारे रुक्षांश जिसको बोलते हैं, और होता है जल, पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। आपने सुना ही होगा जल ही जीवन है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इनसे हमें पोषण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। ये रुक्षांश और जल, इनसे हमें किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 5 पोषक तत्व हैं, इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा। तो इन सभी 5 की मात्रा जो है समान तो नहीं होनी चाहिए। तो आपको इन सभी को कितनी कितनी मात्रा में खाना है, कैसे भोजन ग्रहण करना है, ये इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। और संतुलित आहार हम उसी को कहते हैं जिसमें इन सभी की मात्राएं क्या है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही खानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? अब आहार है, हम जो खाना खाते हैं उसमें संतुलित आहार बनाना है, तो हमें क्या करना है? उसे थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन हो, वसा भी होनी चाहिए, विटामिन, खनिज, इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें एक संतुलित आहार क्या है खा सके और हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट हैं। यहाँ पर आलू के चिप्स हैं और भुने हुए चने आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। भुने हुए चने, पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी हुई है उसे पढ़ें। आपने देखा है जब आप चिप्स के पैकेट्स खरीदते हैं या किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ आप अगर पैकेट वाला लेते हैं तो उनमें बहुत सारी सामग्री में उसमें कुछ लिखी होती है कि इन खाद्य सामग्रियों में आपको कितने प्रकार के पोषक तत्व मिले हुए हैं, किस प्रकार का आपको यहाँ पर कैलोरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे भुने हुए चने हैं, आलू के चिप्स, पोषण संबंधी जानकारी आपको बताया गया। अगर आलू के चिप्स की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, आलू के चिप्स को अगर आप खाते हैं तो आपको प्रति 100 ग्राम की बात कर रही है, ठीक है। ऊर्जा कितनी मिलेगी? 356 किलो कैलोरी। वसा कितनी होगी? 35 ग्राम होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारी रेशे 4.8 ग्राम। इन सभी चीज़ों का ये श्रेणी बनी हुई है। अगर आप भुने हुए चने को खाते हैं तो आप देखते हैं किस प्रकार का आपको एनर्जी मिलता है। तो ऊर्जा 355 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ऊर्जा आपको कितनी मिलेगी? 355 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगर प्रति 100 ग्राम खाएंगे तब आपको इतना मिलेगा। अगर 100 ग्राम से कम खा रहे हैं तो कम मिलेगा। तो आपका खाना 100 ग्राम होना ही चाहिए, तब जाके आपको इतना मिलेगा। फिर वसा कितना होगा? 6.26 ग्राम होगा। कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 58.58 होगा। प्रोटीन कितना होगा? 18.6464। आहारी रेशे 16.8। तो ये सब अगर आप 100 ग्राम चने को खाते हैं तो आपको इतना चीज़ें उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारियों के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? अब आपको 2 आहार दिए गए थे, अब उनमें से आप चने को चुनेंगे या फिर आप आलू के चिप्स के पैकेट को चुनेंगे। तो आपको ये क्यों चुनेंगे और कैसे चुनेंगे इसका भी आपको क्या है बताना पड़ेगा। जैसे अगर आप आलू के चिप्स के पैकेट को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनमें ऊर्जा की मात्रा हमें ज़्यादा मिल रही थी, उसमें कैलोरीज ज़्यादा मिल रहे थे, उनका जो कार्बोहाइड्रेट था वो ज़्यादा था। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो इसका जवाब मैंने आपको अभी दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरीज होती हैं, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी कि जंक फूड कहते हैं। अब हम क्या होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनमें फैट यानी कि वसा की मात्रा, वसा यानी कि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो और उनमें क्या है, इसके कारण कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है
और उनमें प्रोटीन कम होता है, विटामिन्स की मात्रा बहुत कम होती है, आहारी रेशे बहुत कम होते हैं। तो ऐसे फूड को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, जंक फूड। जैसे हम बाहर का जो बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो क्या है, वो जंक फूड कहे जाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें जो है हमें फैट्स और शुगर की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है और वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, वो जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है, इसीलिए हम उसको जंक फूड कह देते हैं। ठीक है ना। खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेट पेय शामिल है। अब देखो, खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स भी होते हैं, ठीक है, टॉफ़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें शुगर होता है, कार्बोनेट होते हैं जो कि एक केमिकल्स होते हैं। जो आजकल हम जो ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इनमें भी क्या होते हैं, कार्बोनेट्स मिला होता है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये हानिकारक होता है। और इनके अधिक सेवन से व्यक्ति मोटापा हो सकता है। तो जो लोग ज़्यादा, आपने देखा होगा कि बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, मोटापा, उनमें मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उनके शरीर में ताकत नहीं होती है लेकिन वो जल्दी ही मोटे हो जाते हैं, उनका शरीर फूल जाता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है, उनकी सांस फूलने लगती है, ना ही वो घर का किसी भी प्रकार का काम कर पाएंगे और उनको उठने बैठने में भी दिक्कत होने लग जाती है उनके मोटापा की वजह से। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको मोटापा की वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए। आपको जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तब डॉक्टर पोशिता का एक कथन बताया था। वो कथन क्या था, स्वास्थ्य ही परम धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो वही आपके लिए क्या है, सबसे बड़ा धन है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे, आपको बेड में बैठना पड़ेगा। तो आप हर छोटे छोटे कामों के लिए आपको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ सकता है, दूसरे पर आप निर्भर हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छे खाना खाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड्स का क्या है, हमें हेल्दी फूड को ऑप्शन में लेना चाहिए, हेल्दी फूड्स को ही खाना चाहिए। स्वस्थ शरीर के संतुलन आहार लेना चाहिए, जंक फूड से परहेज करना चाहिए और खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वस्थ अनिवार्य है। अगर आप खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अच्छा खाना होगा और अपने को क्या है, स्वस्थ शरीर के लिए आपको डेली व्यायाम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आप क्या है, अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3.9, जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी चाहिए। अब जो आपने देखा, जितने भी प्रकार के आप चिप्स खाते हैं, लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं या फिर और अन्य अन्य प्रकार के आपको जो चिप्स होते हैं, जो पैकेट वाले सामग्री होती है, उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होती है तो वहाँ पर चिप्स के पैकेट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। वहाँ पे जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूची होनी चाहिए। तो उनमें ये लिखा होता है तो आपको कितने % फैट मिला है, कितना % शुगर है, तो इन सारी चीज़ों को उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है उसमें। ठीक है ना। और कभी कभी प्रबलीकरण यानी कि क्या है, फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उनमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकार FSSAI एक सरकारी एजेंसी है। ये जो है फसाई, इसको बोल सकते हैं FSSAI। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर आपने देखा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका ये फुल फॉर्म है। एक सरकारी एजेंसी होती है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। अब जितने भी खाना पीने जो चिप्स वाले पैकेट होते हैं, जो भी मार्केट में आपको सामान देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये लेबल आपको लगा देखने को मिल जाएगा फसाई। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भारत की एक एजेंसी है जो कि ये निर्धारित करती है कि ये जो पैकेट है, ये जो चिप्स है, इसमें आप जो भी सामान खा रहे हो, खाद्य पदार्थ, वो क्या है, आपके लिए ये सुरक्षित है, सही है, आपके लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिलेट मोटा अनाज, पोषक अनाज। जो मिलेट हम खाते हैं, मिलेट क्या होता है, एक मोटे अनाज को हम मिलेट कह देते हैं, जो कि हमारे लिए पोषक अनाज होते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत से पहले ही सुना हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे अनाज है, जिसको हम मोटा अनाज बोल देते हैं। ये भारत की देशज फसलें होती है। इसको हमारे भारत में ऐसे बहुत सी जगह है, राज्य है, जहाँ पर उगाया जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया। इन सब एरियो में क्या है, इन चीज़ों को, बाजरा हो गया, रागी, सांवा, इसको उगाया जाता है। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता के उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को हम कंदन या फिर मिलेट भी कहा जाता है। इसको हम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, इसीलिए इसको हम मिलेट कह देते हैं, कदन या मिलेट कहते हैं। क्या आपने कभी कदन से बने हुए खाद्य पदार्थ खाए हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आपने तो कभी ना कभी खाया होगा। ज्वार बाजरे की रोटी या रागी की रोटी आपने अपने जीवन में कभी ना कभी खाया होगा। यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। सावा है, ये उनका एक पौधा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार के अभिन्न अंग है। कदन क्या है, ये छोटे आकार के मोटे अनाज होते हैं, जो कि सदियों से लोग इसका क्या है, भोजन कर रहे हैं, सदियों से इसका पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहा है। क्या है, अनगिनत स्वास्थ्य लाभ है इनके। इसको खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इसी की वजह से ये फिर से लोकप्रिय हो चुका है। नहीं तो पुराने समय में लोग इन्हीं सभी चीज़ों का तो सेवन करते थे। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज और आहारी रेशे के अच्छे स्रोत हैं। ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं, ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और खनिज का और साथ ही साथ आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। आहारी रेशे क्या करते हैं, आपके शरीर के जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए और आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारे शरीर के क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य मील यानी कि फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। अब हमें क्या देखना है इसमें, खेत से हमारी थाली तक ये जो भोजन है वो किस प्रकार से आता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, तो आप सोचिए, जो हम घरों में बैठकर खाना खाते हैं वो क्या एक दिन में हमारी थाली में आ जाता है? नहीं, तो उसके लिए भी एक खेत से हमारी थाली तक लाने में एक बहुत लंबा समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के चरण शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनाने तक कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है? आपने देखा है, जो किसान लोग होते हैं, जो हमारे लिए क्या है, अनाज उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको कितना समय लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में अनाज उगाया और आपने उसकी फसल की कटाई कर ली। तो इसमें क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसका साइकिल बना हुआ है चित्र का, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। खेतों से हमारी थाली तक लाने में चीज़ों को कितना समय लगता है। देखो, किसान द्वारा गेहूं उगाना, सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, ये खेत है, तो खेतों में जुताई किया जाता है, फिर जो वहाँ पर क्या किया जाता है, बीजों का छिड़काया जाता है। बीजों को वहाँ पर क्या करते हैं, छिड़कते हैं, यानी कि गेहूं के बीजों को उगाते हैं। देखो यहाँ पर उगाया जा रहा है। जब हम बीजों को उगाते हैं उसके बाद क्या होता है, अनाज की मंडाई और ओसाई। तो बीजों को उगाते हैं, फिर बीज धीरे धीरे बड़े होते हैं, पौधे बनते हैं, उसमें अनाज आते हैं, उसमें गेहूं आता है, उसमें दाने लगते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम इनमें जो है 3 महीने का तो समय लग जाता है, ठीक है ना। तो 3 महीना एक लंबा समय होता है, 90 दिन का समय इसमें लग जाता है, और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। फिर उसके बाद हम जब फसल पक जाता है तो फसल की हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। जब हम फसल को कटाई करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, अनाज की मंडाई और उसकी ओसाई करते हैं। फिर बीजों को उसके डंडल से हम अलग करने का काम करते हैं, जिसको हम ओसाई कह देते हैं। फिर ओसाने के बाद इन सभी हमारे जो अनाज होते हैं, इसको हम अनाज भंडार में क्या करते हैं, ले जाके स्टोर कर देते हैं, अनाज भंडार में लेके जाते हैं। अब जहाँ अनाज भंडार में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, अनाज पीसना और पैक करना।
अब हम अनाज का क्या करते हैं, गेहूं को हम आटे चक्की में लेके जाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, उससे अनाज को पीसा जाएगा और उसके पैकेट्स बनाए जाएंगे। तो फिर अनाजों का पीस कर पैकेट बनाया गया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, फिर वो जो अपने अपने आसपास जो आप दुकान देखते हैं जहाँ पर सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर उन सामानों को, उन जो हमारे आटे होते हैं उनको पीस कर यहाँ पर पहुँचाया जाता है दुकानों में। देखो, खुदरा दुकान तक परिवहन किया गया, यानी कि दुकानों तक आया, फिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद दुकानों में जब हम जाते हैं, फिर मार्केट में गए, हम सामान खरीदते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, फिर हमारे घरों में हमारी मम्मियाँ जो हैं, हमारी माताश्री क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, और तब जाके हमें रोटी प्राप्त होता है, तब जाके रोटी हमारी थाली तक आता है। तो समझ गए इसमें कितना लंबा प्रोसेस होता है, तो इतना समय लगता है अनाज उगाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जितने खाने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपने प्लेट में उतने ही खाने लेने चाहिए, क्योंकि खाना व्यर्थ करना यानी कि हम उन किसानों का अपमान कर रहे हैं जो इतनी मेहनत करके उन खाने को उगा रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्या प्रोसेस हुआ, पहले हम बीजों को उगाते हैं, फिर उसकी कटाई करके उसका ओसाई करते हैं, ओसाई करने के बाद अनाज भंडार में लेके जाते हैं। जब अनाज भंडार से उसके बाद हम अनाज को पीसते हैं, उनका पैकेट बनाते हैं, और उसके बाद हम हमारे आसपास के दुकानों में उसको परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं। फिर तब जाके जब हम दुकान से सामान खरीदते हैं, तब हमारे थाली में वो आती है रोटी। समझ गए? रोटी की कहानी खेत से थाली तक आप समझ चुके होंगे। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पाद से उपभोग तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी कि फूड माइल कहा जाता है। अब फूड माइल क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आ गया फूड माइल क्या होता है, तब आपको ये बताना है। क्या बताओगे आप? तो फूड माइल क्या होता है, अगर परीक्षा में आ गया तो आप क्या बताएंगे? देखो, गेहूं या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ जो थैले द्वारा उत्पादन से उपभोग तक तय की गई कुल दूरी को हम उसका खाद्य मील कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य मील। अगर कोई उत्पादक यानी कि खेतों में उस बीज अनाज को उगाने वाला व्यक्ति जब उसने अनाज को उगाया और वहाँ से लेकर उपभोक्ता यानी कि जो उस अनाज को क्या है खा रहा है, उनके बीज तक लाने में जितना समय लगा, जितनी दूरी उसने तय की है, उस अनाज ने जितना समय लगाया, जितनी दूरी तय की, उसी को हम क्या कह देते हैं? खाद्य मील यानी कि फूड माइल कह देते हैं। ठीक है, खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लगाया जो है लागत ज़्यादा हो जाती है और प्रदूषण को कम करने में सहायता भी मिलती है। इससे स्थानीय किसान के व्यवसायों को भी सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ भी रखता है। अगर देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं, आप जो सेब, एप्पल हो गया, अनानास और भिन्न भिन्न प्रकार के आप जो फल फ्रूट्स खाते हैं, आपने देखा है वो कि उनके जो फूड माइल होती है वो कितनी दूरी तय करके आते हैं। आपने देखा होगा जो सेब होता है, सेब की ज़्यादातर कहाँ पर? ठंडे इलाकों में उगाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे भारत में सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, ऐसे इलाकों में सेबों की खेती होती है। तो वहाँ से हमारे इस छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लाने के लिए उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब जितना दूरी तय कर रहा है तो उनको वाहनों का भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों की वजह से हमारे जो फल फूल होते हैं वो लंबी समय तय करते हैं, तो उनको फल फूल भी थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी महंगाई, वो उनका जो रेट होता है, उनकी अगर जो वास्तविक रेट होती है अगर वो 10 रुपये है, तो यहाँ आते आते उनका जो रेट होता है वो 100 रुपीज़ हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को? तो इसी को बोला जाता है फूड माइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, थाली में बहुत सारा खाना ले लेते हैं, फिर वो खा नहीं पाते और उसको छोड़कर फेंक देते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? भोजन की बर्बादी कहते हैं इसको हम। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, कितना श्रम करते हैं। तो हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सके। अगर आप थोड़ा कम लोगे भोजन तो आप दोबारा ले लेना, लेकिन इकट्ठा बहुत ज़्यादा भोजन अपनी थाली में ले लेते हो फिर उसको छोड़ते हो, तो फिर वो क्या होती है? वो अन्न की बर्बादी हो जाती है। ठीक है ना? फिर भोजन की बर्बादी कम होगी। अगर जितना आप खाना है उतना ही लोगे तो भोजन की बर्बादी भी कम होगी। और भोजन को खेत से थाली तक पहुंचने में सम्मानित क्या है, जो सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। आप देखिए अपने माता पिता से जाके पूछिए
कि हम जो अनाज उगाते हैं और उसकी कटाई करके हमारे थाली तक आने में उनको कितने समय लग जाता है। इस प्रश्न को आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से सवाल करिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो क्या है खेती भी करते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों का आइडिया है। फिर वो आपको बताएंगे कि कितना समय लगता है, कौन कौन से प्रोसेसेस से गुजरना कब पड़ता है, कितनी प्रक्रियाएं होती है, तब जाके जो अन्न होता है वो खेत से हमारी थाली तक पहुंचता है। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे जो किसान हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खेती नहीं करेंगे तो आप और हम अनाज कहाँ से खाएंगे। अगर वो अनाज उगाना बंद कर दे तो हमारे लिए, हम पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन अन्न कहाँ से खरीदेंगे, अन्न कहाँ से लाएंगे। तो वही हमारे लिए क्या है, जो किसान है वो हमारे लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत का काम करते हैं। तो आप हमेशा उनका सम्मान करिए। स्वस्थ खाएं, मिल बांटकर खाएं और खाने का सम्मान करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए, मिल बांटकर खाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले के लिए खाएं, और उन खानों का सम्मान करें। जो खाना हम खा रहे हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें ताकि उनकी भी क्या है, उनका भी सम्मान हो और उनके लिए भी वो जो पैसा उसमें लगा रहे हैं उनके पैसे की भी पूर्ति हो और वो भी अपना घर खर्च चला सके। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मेल को कम किया जा सकता है, तो ये एक प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का आप उत्तर हमें देंगे। और चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं डेली आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहूं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रश्नोत्तर का एक वीडियो बनाएं तो प्रश्नोत्तर वाला भी हम वीडियो बना के लेके आएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।